मार्शल यूनिवर्स के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फैंग हाउ और उसी लड़की को देखते हैं जो कि फैंग हाउ से कहती है, अगर तुम रेड लोटस किंग को हासिल करने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रेड लोटस किंग की 2 सीट दूंगी। और आंट से जिंगहुई भी फैंग हाउ से कहती है, यह जो रेड लोटस किंग की सीड है वो काफी ज्यादा रेयर है, इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में होती है, इसलिए तुम्हें इस डील को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन फैंग हाउ तो इसे साफ साफ इनकार कर देता है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो अपनी थंडर एक्टिवल पावर से फैंग हाउ के ऊपर हमला कर देती है। फैंग हाउ को इससे काफी ज्यादा झटका लगने लगता है, लेकिन फैंग हाउ को काफी ज्यादा अच्छा भी महसूस हो रहा था। तो इसके बाद आंट से जिंगहुई कहती है, क्यों ना तुम इसे अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो और इस थंडर एनर्जी को अपनी बॉडी में पूरी तरीके से दौड़ने दो। फिर उसके बाद फैंग हाउ ऐसा ही करता है, इस वजह से वो काफी इजीली तरीके से व्हाइट वर्टेक्स के अंदर इस थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि इसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही थी। तभी आंट से जिंगहुई कहती है, तुम इस लड़की को तुरंत ही गुस्सा दिलाओ ताकि वो और भी ज्यादा अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करे और तुम्हें काफी ज्यादा फायदा मिल सके। फिर फैंग हाउ आंट से जिंगहुई की बातें सुन के वैसा ही करता है, उस लड़की को गुस्सा दिलाने लगता है। इस लड़की का नाम होता है यान किंग। फैंग हाउ हर वो कोशिश करता है जिससे कि यांग किंग को गुस्सा आए, जिस वजह से यांग किंग को तो फैंग हाउ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे पीटने के लिए तुरंत ही अपनी थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है और वो इस टेक्निक को तुरंत ही फैंग हाउ के ऊपर कर देती है, जिससे हीट होकर फैंग हाउ तुरंत ही उस लेक के अंदर गिर गया था। और इसी के साथ साथ हम उस लेक के अंदर एक बड़ा पाइथन को देखते हैं, जिसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था। और इस थंडर टेक्निक की वजह से वो पाइथन भी यहाँ पे उठ गया होता है और वो काफी ज्यादा एग्रेसिवली होकर वहीं पे बाहर आ जाता है, क्योंकि फैंग हाउ वहाँ पे तो पहले ही बेहोश हो चुका था। इस वजह से यहाँ पे यांग किंग की मदद करने वाला कोई नहीं था। वो पाइथन तुरंत ही यांग किंग के ऊपर हमला कर देता है। यांग किंग तो इस पाइथन के अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल तरीके से डोज कर रही होती है। असल में इस पाइथन को कंट्रोल करना यांग किंग के बस में नहीं था, जिस वजह से वो हार मान लेती है। कि तभी वो पाइथन यांग किंग के ऊपर हमला कर पाता, कि तभी वहीं पे फैंग हाउ पहुँच जाता है और एक ही अटैक में तुरंत ही उस पाइथन को पीछे गिरा देता है। पर वो पाइथन फिर से हमला करने की कोशिश करता है, जिस वजह से फैंग हाउ अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे अच्छी तरीके से बचा देता है। फिर उसके बाद यांग किंग एक स्माइल करती है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लिटरेरे को दिखाया जाता है, जो कि एक आयरन आर्म के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और वो लोग कहते हैं ये भी काफी ज्यादा रेयर और इससे भी हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। पर उन लोगों की नजर पहाड़ पे हो रहे फाइट के ऊपर जाती है और वो लोग उसी तरफ जाते हुए कहने लगते हैं, शायद वो लड़की जिसके पास ट्रेजर मैप है और वो लड़का वहीं पे होना चाहिए, चलो उसी तरफ चलते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें फैंग हाउ और यान किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंग हाउ कहता है, मिस क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है। यह सुनने के बाद यांग किंग कहती है, असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैं उस पाइथन को हराने वाली थी, पर बीच में तुम आ गए। पर फैंग हाउ समझ जाता है कि वो ये सब गुस्से में कह रही थी। फैंग हाउ पहले तो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से हील करता है, जिस वजह से यांग किंग खुश हो गई होती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पे जाते हुए यांग किंग उससे काफी सारी बातें करती है, पर चुपचाप फैंग हाउ उसकी सारी बातों को सुन रहा था। पर वो अचानक से पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई इलाज की जरूरत है। यह सुनने के बाद यांग किंग गुस्से में कहती, मैंने कब कहा कि मुझे इलाज की जरूरत है, क्या तुम्हारा दिमाग हमेशा ही खराब रहता है। डांट सुनने के बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। यांग किंग फिर से उससे कहती, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें 2 सीट्स यकीनन दूंगी। तो फैंग हाउ कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करूँ। तो यान किंग कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं बाद में पलट जाऊंगी, पर ऐसा नहीं है। रेड लोटस किंग के अलावा जो भी चीज वहाँ पे मिलेगी वो सभी चीजें तुम्हारी हो जाएगी। फिर उसके बाद फैंग हाउ इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें उन्हीं लुटेरों के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह से वो सभी फैंग हाउ को पकड़ेंगे और यांग किंग को भी। फिर हमें कि आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक से यांग किंग रुक जाती है। फिर फैंग हाउ पूछता है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया। तो फिर यांग किंग कहती है, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद यांग किंग के सूज के ऊपर हम कुछ खून को लगे
लड़के हुए देखते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी अचानक से उन दोनों के ऊपर हमला हो जाता है, जो कि उस लुटेरों के ग्रुप ने किया था, और तुरंत ही उन्हें कई सारे मेंबर घेर लेते हैं। फिर उसके बाद लुटेरों का लीडर कहता है, ट्रेजर मैप हमारे पास सौंप दो और मैं तुम दोनों की जान यहीं पे बख्श दूंगा। फिर यांग किंग कहती, अगर तुम लोगों के पास हिम्मत है तो तुम लोग हमसे छीन लो। फिर उसके बाद तुरंत ही उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फेंगाओ भी फाइट कर रहा होता है और वो इस बार अपने थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है। यह देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद आंट से जिंगुई कहती है, तुम्हारी व्हाइट वर्टेक्स की वजह से है, जो कि किसी भी एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब और यूज कर सकती है। यान किंग और फेंगाओ मिलकर एक साथ उन सभी वॉरियर्स को डिफीट कर रहे होते हैं, पर फेंगाओ लुटेरों के लीडर से फाइट करता है, जो कि फेंगाओ से काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि फेंगाओ को काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। और कुछ ही देर फाइट होने के बाद ये लोग उन लोगों से हार जाते हैं और वो लोग चाहकर भी इन लोगों को एक साथ नहीं हरा सकते थे। फिर फेंगाओ यान किंग से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाना, क्योंकि मेरे पास यहाँ से भागने का एक और रास्ता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी चिंता मत करना। और यान किंग भी ऐसा ही करने लगती है कि तभी वहीं पे एक पावरफुल बीस्ट आ जाता है, जो कि था आयरन आर्म जॉइंट टैप, शायद उसी बच्चे की मदर थी, और तुरंत ही यांग किंग के ऊपर हमला कर देती। अगर वो अटैक यांग किंग को लगती तो वो तुरंत ही खत्म हो जाती, पर वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। फिर भी वो जॉइंट उसका पीछा कर रहा था, तो यांग किंग को समझ में नहीं आता कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। फेंगाओ उस जॉइंट टैप को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता, पर वो उसके हाथों में नहीं था। उसके बावजूद भी वो उसे रोक नहीं पाता और वो सोचता है क्यों ना यहाँ से भागा। फिर उसके बाद यांग किंग के साथ वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जॉइंट टैप उसके पीछे पहुँच जाता है। तो फाइनली कुछ टाइम के लिए वो दोनों जॉइंट टैप से पीछा छुड़ा लेते हैं। वो तो पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए थे, पर यांग किंग काफी ज्यादा हैरान हो गई होती। फिर उसके बाद मजबूरन फेंगाओ को वहाँ पे रुकना पड़ता है। तो फेंगाओ कहता है, अगर हम यहाँ पे रुक गए तो वो जॉइंट टैप हमें मार डालेगा। कि तभी वहाँ पे पास ही उन्हें कुछ महसूस होता है, जो कि उसी जॉइंट टैप का बच्चा था। फेंगाओ उसके पास आकर देखता है कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड था, जिस वजह से वो तुरंत ही उसकी बॉडी को हील कर देता है। जिसके बाद वो जॉइंट तुरंत ही फेंगाओ के पास पहुंच जाता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। पर कुछ ही टाइम पे वहाँ पे जॉइंट टैप भी पहुंच जाता है, जो कि इस बार उन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रही होती है। वो सभी लुटेरे भी ये सभी चीजें देख काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये जॉइंट टैप उसे तुरंत ही मार देगा और अब उनका काम यहाँ पे और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद फेंगाओ कहता है, ये जॉइंट टैप अब हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। फिर उसके बाद फेंगाओ उस बच्चे को छोड़ देता है, जो कि तुरंत ही अपने मदर के पास पहुँच जाता है। फेंगाओ को ये सिचुएशन कुछ समझ में आ रही थी कि वो जॉइंट टैप इन दोनों के पीछे अचानक से क्यों पड़ा था, क्योंकि यान किंग के सूज में जो खून लगा हुआ है वो उसी जॉइंट टैप के बच्चे का है और इस खून की स्मेल सुनकर ये हमारा पीछा कर रहा था। ये सभी चीजें देखने के बाद वो सभी लुटेरे यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, पर फेंगाओ और उस जॉइंट टैप की नजर उन लोगों पे पड़ जाती है। वो छोटा जॉइंट टैप इशारों में अपनी मदर से कहता है, इन्होंने ही मेरे ऊपर हमला किया था और मुझे इस तरह से इंजर्ड किया। और यह देखने के बाद वो जॉइंट टैप काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और तुरंत ही उन लुटेरे के ऊपर हमला कर देता है और उन लोगों की काफी अच्छी तरीके से पिटाई करने के बाद उन सभी को भगा देता है। फिर उसके बाद वो जॉइंट फेंगाओ और यांग किंग को उनका पीछा करने के लिए कहती है। इसके बाद यांग किंग और फेंगाओ उसका पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो लोग कैप के अंदर पहुंच गए थे। उस कैप को देखते हुए फेंगाओ को लग रहा था इस कैप को किसी ने बनाया। फिर उसके बाद जॉइंट टैप उन लोगों को एक ट्रेजर के पास लेके आती है, जो कि था ड्रैगन हेड ग्रास। उसके बाद आंट से जिंगुई कहती है, ड्रैगन हेड ग्रास अगर 100 साल पुराना हो तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये पूरी तरीके से मैच्योर होता है, लेकिन दुख की बात तो ये कि ये 1.5 साल पुराना, हमें इसे नहीं लेना चाहिए, हमें इसे मैच्योर होने देना चाहिए। इसे सुनने के बाद फेंगाओ कहता है, कुछ ना होने से तो कुछ होना ही अच्छा है, और वहीं पर वो उस ड्रैगन ग्रास को उखाड़ लेता। फिर यांग किंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये चाहिए। यह सुनने के बाद यांग किंग कहती है, वैसे तुम इसे रख सकते हो, इससे भी ज्यादा कमाल इंग्रेडिएंट्स तो मेरे पास मौजूद है। और वहीं पर ढूंढते ढूंढते यांग किंग को एक टेक्निक मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है। इस टेक्निक को फेंगाओ को देते हुए कहती है, अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हो तो फाइट के अंदर तुम्हारी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, और इसी के साथ साथ अगर तुम अपने थंडर फिस्ट को इस्तेमाल करते हो, इसकी पावर इतना ज्यादा इंक्रीज हो सकती है तुम सोच भी नहीं सकते।
और फिर फेंगाओ यांग किंग से पूछता है तुम इतनी पावरफुल टेक्निक मुझे क्यों दे रही हो। यह सुनने के बाद यांग किंग कहती है मेरी जो थंडर टेक्निक है ये इससे भी ज्यादा बेस्ट है, मुझे इस तरह की टेक्निक की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद फेंगाओ जब इस टेक्निक को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि असल में इस टेक्निक को रिफाइन करने के लिए गोल्डन एलेक्जर की जरूरत है, पर फेंगाओ को गोल्डन एलेक्जर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद यांग किंग उसे समझाते हुए कहती है गोल्डन एलेक्जर असल में 3 तरह की होती है और उसमें भी उसे 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। फेंगाओ फिर से पूछता है मैं इस टेक्निक को रिफाइन करने के लिए गोल्डन एलेक्जर कहाँ से लाऊं, जिसे रिफाइन करने के लिए मीडियम ग्रेड की एक गोल्डन एलेक्जर की जरूरत है। यह सुनने के बाद यांग किंग कहती है तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास ये चीज पहले से ही मौजूद। वो अपने पास से तुरंत एक गोल्डन एलेक्जर स्टोन को निकालते हुए फेंगाओ को दे देती है, जिसे देखने के बाद फेंगाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर उसके बाद वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे इसे ऐसे ही दे सकती हो। तो फिर यांग किंग कहती है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, बस तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में ध्यान दो। फेंगाओ तुरंत ही उस गोल्डन एलेक्जर को लेकर वहीं पे उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लग जाता है, जहाँ पे यांग किंग उसे देखते हुए कहती है असल में इस टेक्निक को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले एसेंस पिल को गैदर करने की जरूरत है, फिर इसके बाद एसेंस पिल इस टेक्निक के साथ मिलाकर रिफाइन करने की जरूरत है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड काम है और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा पेनफुल भी है। और यह सुनते ही जिंगहो भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। फिर हम हाउ फेंग को देखते हैं जो कि कुछ ही देर में पिल एसेंस को भी कलेक्ट करने में कामयाब हो गया था और इसी के साथ साथ उस पिल एसेंस को भी ऑब्जर्व करने में लग जाता है, जिससे कि फेंगाओ को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। और इसी के साथ साथ यांग किंग भी तुरंत ही बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद उसे पता चलता है जो रेड लोटस किंग है वो पूरी तरीके से पक चुका है और इसी के साथ साथ वो बाहर आते हुए पूरी तरीके से तैयार होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती कि फेंगाओ की कल्टीवेशन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई। कि तभी हम वहीं पे एक पावरफुल थंडर फिस्ट को निकलते हुए देखते हैं और फिर इसके बाद फेंगाओ इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में भी कामयाब हो गया होता है और इसके बाद फेंगाओ उस टेक्निक को करने के बाद अपने थंडर फिस्ट का इस्तेमाल किया था, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और फिर फेंगाओ को देखकर यांग किंग काफी ज्यादा खुश होती है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से चलने के लिए कहती है। अगर वो ज्यादा देर कर देती है तो वो लोटस किंग उन लोगों के हाथों से जा सकता था। और इसके बाद वो लोग रेड लोटस किंग के पास पहुंच जाते हैं, जो कि निकलने वाला था। वो प्लेस पूरी तरीके से लावा से कवर था कि तभी वहाँ पे 2 पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाते हैं, जिसको वो दोनों चाह कर भी हरा नहीं सकते। फिर उसके बाद वो दोनों बीस्ट रेड लोटस किंग के लिए फाइट करने लगते हैं। फिर उसके बाद फेंगाओ कहता है ये लोग रेड लोटस किंग के पास पहुँचे, इनकी फाइट खत्म होने से पहले हमें रेड लोटस किंग को हासिल कर लेना चाहिए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें रेड लोटस किंग नहीं मिलता। उस रेड लोटस किंग को किस तरह से हासिल किया जाए वो नेक्से में भी नहीं होता है और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कि तभी एक स्टोन एन हाउ की तरफ आने लगता है, जो कि उन दोनों बीस्ट की फाइट की वजह से आया था। उन दोनों की फाइट की वजह फेंगाओ के फेस पे कट लग जाता है, जिससे वहाँ से ब्लड निकलने लगता है और फेंगाओ का थोड़ा सा ब्लड उसी लावा के अंदर गिर जाता है और वहीं पे लावा के अंदर ब्लड गिरने की वजह से काफी ज्यादा रोशनी निकलते हुए देखते हैं और कुछ ही देर के अंदर वहाँ पे रेड लोटस किंग भी बाहर निकल जाता है, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। और इसी के साथ साथ वो दोनों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फेंगाओ उस लोटस किंग को हासिल करते हुए वहाँ से भागने लगता है। पर वहाँ पे ड्रोन पिलर के गिरने की वजह से यांग किंग नीचे गिरने लगती है। फिर उसके बाद फेंगाओ यांग किंग को ऊपर पहुंचाते हुए रेड लोटस किंग को यांग किंग को देखकर वहां से जाने के लिए कहता है, पर यांग किंग ऐसा नहीं करना चाहती थी। फिर फेंगाओ कहता है तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। यांग किंग वहाँ से जाते हुए फेंगाओ के साथ बिताए हुए सभी बातों को याद करते हुए वापस आने लगती है और तुरंत ही फेंगाओ को बचाने के लिए नीचे गिर जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से सेफली निकलने के बाद एक प्लेस पे आराम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वो दोनों स्पिरिचुअल बीट्स पहुंच गए होते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता चल गया था कि फेंगाओ के पास रेड लोटस किंग मौजूद है, जिससे कि उन दोनों को बचने के लिए वहां से भागना पड़ता है। पर वो बीस्ट अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहा था। तो फेंगाओ तुरंत ही समझ जाता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दोनों उन्हीं दोनों बीस्ट के हाथों मारे जाएंगे और यहाँ से बचने के लिए उन्हें उस रेड लोटस किंग को छोड़ना होगा। तो फेंगाओ उन दोनों से बचने के लिए तुरंत ही उस रेड लोटस किंग को फेंक देता है, जिससे कि उन दोनों के
जान तो बच जाती और फिर उसके बाद वो दोनों एक सेफ जगह पे पहुंचते हुए फेंगाओ कहता है फाइनली हमारी जान बच गई। पर रेड लोटस किंग को इस तरह से उन बीस्ट के हवाले करने के बाद यांग किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और फिर फेंगाओ से कहने लगती है मैंने तुम्हारी मदद के लिए क्या कुछ नहीं किया और मुझे मिला और वेरिएंट टेक्निक भी तुम्हें दे दिया और मैंने तुम्हें रिफाइन करने के गोल्डन एलेक्सर भी दिया, पर तुमने यहाँ पे क्या किया? वो रेड लोटस की इसकी मुझे काफी ज्यादा जरूरत थी, उसे तुमने उन बीस्टों के हाथों छोड़ दिया। तो इस बात को सुनने के बाद फेंगाओ हंसते हुए कहता है अरे तुमको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो तुरंत उसके सामने कई सारे रेड लोटस सीड रख देता है। तो देखकर यांग किंग काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। उसको खुश होता हुआ देखकर फेंगाओ रेड लोटस किंग आधा हिस्सा भी निकाल देता है क्योंकि उन दोनों बीस्ट के हाथ में उसने उसे आधा हिस्सा ही दिया था और वो दोनों बीस्ट भी रेड लोटस किंग को सेंस नहीं कर पाए कि उनके पास आधा ही हिस्सा है। तो फेंगाओ कहता है मेरे पास मेडिकल स्क्रिप्चर मौजूद है और मैंने मेडिकल पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कर पाया जिससे कि वो समझ ही नहीं पाए कि ये आधा हिस्सा है। फिर उसके बाद यांग किंग और भी ज्यादा खुश हो गई होती है। तो फिर यांग किंग कहती है मैं तुम्हें फिर एक और सीट्स दूंगी, बस तुम्हें मेरे यांग किंग का फैमिली मेंबर बनना होगा, बस तुम नाम के ही यांग फैमिली के मेंबर रहोगे। फेंगाओ तो यांग फैमिली का मेंबर नहीं बनना चाहता था। जिंगुई के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो इस डील के लिए मान जाता है, जिसकी वजह से यांग फेंगाओ को रेड लोटस किंग की 3 सीट्स देते हुए उससे कहती हम सुबह ही पैराडाइज वैली से निकल जाएंगे। रेड लोटस किंग की सीट देखने के बाद जिंगुई कहती फेंगाओ वे इस रेड लोटस किंग को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हारे मेडिकल पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर फेंगाओ ये सीट्स अपने फादर के लिए लेना चाहता था, इस वजह से वो यहाँ पे इसे एब्सॉर्ब नहीं करना चाहता था। तो फिर आंट जिंगुई कहती तुम्हारे फादर इसकी पावर को नहीं संभाल सकते, तो तुम्हें इसे यहीं पर एब्सॉर्ब करना चाहिए। यांग किंग फेंगाओ को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर उसके बारे में पूछती है। तो फेंगाओ उससे कहता है असल में मैं इस पैराडाइज के अंदर काफी ज्यादा टाइम से हूँ, मुझे अब अपने घर जाना चाहिए। तो यांग किंग कहती है क्या तुम अनाथ नहीं हो? तो इसका मतलब तुम मुझे माफ कर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तुम इस प्लेस पे अकेले कैसे आ सकते हो? ये सुनने के बाद फेंगाओ उससे कहता है दरअसल मैं यहाँ पे गलती से पहुँच गया और इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पहुँच पाया और यहाँ पे रेड लोटस किंग की सीट हासिल कर पाया। मेरे फादर और मेरी मदर इसे जान के काफी ज्यादा खुश होंगे। फिर उसके बाद यांग किंग ये सुनते हुए काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती है मेरे फादर मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मुझे कभी भी घर से नहीं निकलने देते, मैं दरअसल यहाँ पे चुपके से आई थी। तो फिर फेंगाओ कहता है मेरे फादर भी काफी ज्यादा सख्त, लेकिन वो मेरे हर एक फैसले पे सपोर्ट करते हैं और इसी के साथ साथ मेरे फादर ने मुझसे कहा था इस दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वही है जो कि कमजोर की हिफाजत करता हो। और इसकी इमोशनल बातें सुनकर यांग किंग भी इमोशनल हो गई होती है। फिर उसके बाद फेंगाओ वहीं पे बैठ के रेड लोटस किंग की एक सीट रिफाइन कर लेता है, जिसमें कि उसकी मेडिकल पॉइंट्स होती है जो कि काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया होता है। और आंट से जिंगुई भी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यांग किंग अपने आसपास फेंगाओ को नहीं पाती तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। पर तभी वहाँ पे फेंगाओ पहुँच जाता है और कहता है मैं पास ही कुछ हर्ब्स को ढूंढने के लिए गया था ताकि मेरी मेडिकल पॉइंट और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सके। तो यांग किंग कहती तुम्हें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत हो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, चलो मैं आज तुम्हें एक ऑप्शन हाउस के अंदर ले चलती और फिर फेंगाओ को लेके वहाँ से जाने लगती है। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते कि तभी वहाँ पे उन्हीं लुटेरों का लीडर पहुँच जाता है, जो कि उन दोनों से कहता है असल में तुम दोनों ने रेड लोटस किंग को भी हासिल कर लिया, अगर तुम दोनों जान बचाना चाहते हो तो मुझे रेड लोटस किंग दे दो। तो फिर फेंगाओ कहता अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खुद ही हासिल कर लो और वो तुरंत अपनी फॉरवर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उसकी पावर काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। जो कि यह देखने के बाद वो लुटेरा भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक है। और यह सीन दिखा, यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। Thanks for watching.